दोस्तों, हम इंसानों को पृथ्वी पर रहते हुए करीब 3 लाख साल ही हुए हैं। वहीं डायनासोर करीब 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर रहे थे। यानी इंसानों द्वारा पृथ्वी पर जिया गया जीवन डायनासोरों के मुकाबले 1% से भी कम है। अब जाहिर है कि इतने वर्षों तक जो जीव यानी डायनासोर धरती पर रहे हैं, उन जीवों ने हमसे ज़्यादा अनोखी खगोलीय घटना भी घटित होते देखी होगी। और उन घटनाओं में से एक घटना डायनासोर के अंत का कारण भी बनी। करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक एस्ट्रॉयड टकराया जिसने इन विशालकाय जीवों का सफाया कर दिया। ऐसा आने वाले भविष्य में भी हो सकता है और अपने ग्रह से किसी एस्ट्रॉयड को टकराते हुए देखना निश्चित तौर पर हमारे द्वारा देखी गई अंतिम घटना होगी, क्योंकि एस्ट्रॉयड की टक्कर के बाद तो हमारा अस्तित्व ही धूल बनकर उड़ जाएगा। तरक्की की गवाही देती है ऊंची ऊंची इमारतें जो हमारे द्वारा लाखों सालों में किए गए विकास को प्रदर्शित करती हैं, सब की सब मिट्टी में मिल जाएंगी। एक छोटा एस्ट्रॉयड भी पृथ्वी पर बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है और हमारे सौरमंडल के पास तो छोटे और बड़े मिलाकर लाखों ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जो कभी भी अपनी दिशा भटककर हमारी ओर चले आ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हमारे सौरमंडल में रहने वाले कुछ विशेष खतरों यानी एस्ट्रॉयड के बारे में ही जानते हैं। दोस्तों, एस्ट्रॉयड को हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र यानी छोटा सा ग्रह। जब ये छोटे से ग्रह हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जल उठते हैं, मानो कोई धधकती ज्वाला या उल्का पृथ्वी पर गिर रही हो। इसलिए इन गिरते हुए क्षुद्र ग्रहों को उल्कापिंड कहा जाता है। वास्तव में क्षुद्र ग्रह पत्थर के तैरते हुए टुकड़े होते हैं जो हमारे सौरमंडल के निर्माण के बाद शेष बच गए थे। करीब 10 लाख छोटे बड़े एस्ट्रॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि असल में ये क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड किसी समय एक ग्रह के ही रूप में थे, किंतु किसी कारण से ये ग्रह लाखों टुकड़ों में बट गया और पूरे सौरमंडल के लिए एक चलती फिरती मुसीबत बन गया। वो तो धन्यवाद दीजिए बृहस्पति ग्रह को, जिसके तेज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये छोटे टुकड़े हमारी पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि बृहस्पति की ओर ही खींचे जाते हैं। यदि हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ना होता तो पृथ्वी कब की नष्ट हो चुकी होती। एस्ट्रॉयड के अतिरिक्त कई बार हमारे सौरमंडल में कोमेट भी देखे जाते हैं। इन्हें हिंदी में धूमकेतु या पुच्छल तारा कहा जाता है। कोमेट एस्ट्रॉयड से अलग होते हैं। अमूमन इनका निर्माण तारों की तरह हुआ होता है। ये सौरमंडल से कहीं दूर निर्मित होकर भटकते हुए हमारे पास आ जाते हैं। कोमेट की संरचना बेहद ठंडी रहती है। इनमें मौजूद गैसें तक जमी हुई अवस्था में होती है। जब कोई कोमेट सूर्य के करीब से गुजरता है तो गर्म हो जाता है, जिसके चलते कोमेट की सतह पर मौजूद बर्फ और जमी हुई गैसें गर्म होकर भाप में बदलने लगती हैं। इस घटना की वजह से कोमेट के पीछे एक लंबी चमकदार पूंछ बन जाती है, इसलिए हम इन्हें पुच्छल तारा कहकर पुकारते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह मानना है कि पृथ्वी पर किसी कोमेट या एस्ट्रॉयड के गिरने की संभावना हमारी उम्मीद से बहुत अधिक है। वर्ष 2013 में भी चेलियाबिंस्क एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में फट गया था। हालांकि ये सिर्फ 56 फीट यानी काफ़ी छोटे आकार का था, किंतु उसके बावजूद भी इसके फटने से परमाणु बम जितनी ऊर्जा निकली थी। ये उल्का रूस के चेलियाबिंस्क शहर के निकट विस्फोटित हुई थी, इसलिए इसे चेलियाबिंस्क मिट्योर नाम दिया गया। वायुमंडल के साथ घर्षण होने के कारण इस मिट्योर में हवा में ही विस्फोट हो गया और जिस इलाके में ये मिट्योर विस्फोटित हुआ वहाँ इंसानी आबादी काफ़ी कम थी, इसलिए कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से तो बच गया। लेकिन फिर भी इसने करीब 1200 लोगों को घायल कर दिया और अनेकों इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। अनेकों लोगों ने चेलियाबिंस्क मिट्योर के विस्फोट से निकलती तेज रोशनी को देखा। कुछ लोगों का कहना था कि जब ये उल्का जल रही थी तो उस क्षेत्र का तापमान भी अचानक से कई डिग्री बढ़ गया था। यानी इस 56 फीट आकार की छोटी सी उल्का ने भी हमारे भीतर एक डर भर दिया। जरा सोचे कि करीब 6.5 करोड़ साल पहले जब एक 15 किलोमीटर बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया होगा तो हालात कैसे रहे होंगे। इस उल्का को चिक्सलूब नाम दिया गया है और इसका विस्फोट इतना घातक था कि धरती पर घूमते डायनासोरों की अनेकों प्रजातियां मौके पर ही नष्ट हो गई थी। विस्फोट से उड़ी राख ने सूर्य को ढक लिया। पौधों तक प्रकाश न पहुंच पाने के कारण पूरी पृथ्वी से पौधे नष्ट होने लगे, जिस वजह से आने वाले कई वर्षों तक अनेकों शाकाहारी जीव भूख से मरते रहे। इतनी बड़ी बर्बादी यदि आज हो जाए तो इंसानों का शायद कोई वजूद नहीं बचेगा। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि चिक्सलूब एस्ट्रॉयड मंगल और बृहस्पति के मध्य में स्थित लाखों एस्ट्रॉयड्स में से एक था और भविष्य में यहाँ से कोई अन्य एस्ट्रॉयड भी भटककर हमारी ओर आ सकता है। लेकिन समस्या सिर्फ ये एस्ट्रॉयड बेल्ट ही नहीं है, बल्कि ऐसे
जैसे खतरे तो पूरे ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। जैसे कि अजीब सी बनावट वाला ये ओमुआमुआ, ये असल में एक धूमकेतु है जो हद से ज़्यादा ठंडा है। वर्ष 2017 में सिगार जैसी आकृति का ओमुआमुआ बेहद तेज गति लिए पृथ्वी के पास से गुजर गया। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी दावा था कि ओमुआमुआ असल में कोई एलियन स्पेसशिप थी, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हुए कि असल में ये एक डीप स्पेस में बना करोड़ों वर्ष पुरानी जमी हुई हाइड्रोजन का टुकड़ा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृति में जमी हुई हाइड्रोजन देखना काफ़ी दुर्लभ है, यानी ओमुआमुआ ब्रह्मांड में कहीं हद से ज़्यादा ठंडे स्थान पर निर्मित हुआ होगा और ये करोड़ों वर्षों का सफ़र तय करके हम तक पहुंचा होगा। कुल मिलाकर हम नहीं जानते कि ओमुआमुआ कहाँ से आया, किंतु ये हमारी पृथ्वी से कोई 4 करोड़ किलोमीटर दूर से गुजर गया और बला टल गई। अब इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किंतु दोस्तों, बेनू एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जिसे लेकर ना सिर्फ हमें चिंता करनी चाहिए, बल्कि इससे बचने के बारे में भी हमें अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। बेनू एस्ट्रॉयड हर 3 से 6 सालों में एक बार हमारी पृथ्वी के पास से गुजर जाता है, क्योंकि ये भी पृथ्वी की ही भांति सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। नासा बेनू को लेकर काफ़ी परेशान है, इसलिए इसे और करीब से जानने के लिए नासा ने ओसिरिस रेक्स नामक स्पेसक्राफ्ट बेनू पर भेजा। अक्टूबर 2020 में स्पेसक्राफ्ट ने बेनू की सतह पर लैंड किया और हैरान कर देने वाले नतीजे बटोरे। स्पेसक्राफ्ट ने पता लगाया कि बेनू की सतह कठोर नहीं बल्कि काफ़ी नरम और दलदल नुमा है। एक बार तो स्पेसक्राफ्ट भी बेनू की सतह में धंस गया था, लेकिन अपने खास इंजनों की मदद से ये वापस सतह पर आ गया। नासा के मुताबिक नई गणितीय गणनाओं से पता चला है कि बेनू की पृथ्वी से टकराने की संभावना उम्मीद से कहीं अधिक है और ऐसा अनुमान है कि ये एस्ट्रॉयड 24 सितंबर वर्ष 2182 को पृथ्वी से टकरा सकता है। वैसे बेनू सिर्फ आधा किलोमीटर ही चौड़ा है, किंतु यदि इसकी टक्कर पृथ्वी से होती है और ये कहीं भीड़ वाले इलाके में गिरता है तो मानव आबादी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि वर्ष 2182 में भी बेनू की पृथ्वी से टकराने की संभावना मात्र 1700 में से 1 है, लेकिन अभी हमारी गणना भी पूरी तरह से सटीक नहीं कही जा सकती। हो सकता है कि बेनू हमारे अनुमान से पहले ही धरती से आ टकराए। एस्ट्रॉयड के बारे में हमारी गणना अक्सर गलत हो जाती है, जैसे कि 1994 में जुपिटर से टकराने वाले 2 किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉयड का भी हम ठीक से आकलन नहीं कर पाए थे। इस एस्ट्रॉयड ने बृहस्पति से टकराकर बृहस्पति की सतह पर 3000 किलोमीटर की ऊंचाई तक धूल का गुब्बार उड़ा दिया था और टक्कर वाली सतह का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया था। लेकिन हमें सिर्फ थोड़े समय पहले ही इस एस्ट्रॉयड की बृहस्पति से टक्कर का अंदाजा हुआ था। असल में अब तक की तकनीकों के आधार पर हम किसी एस्ट्रॉयड की सटीक गणना केवल तब कर सकते हैं जब उस एस्ट्रॉयड को किसी ग्रह से टकराने में कुछ दिन या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने ही शेष बचे हों। दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में अधिकतर छोटे एस्ट्रॉयड हैं, किंतु सिरिस भी इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट का हिस्सा है जो उतना छोटा नहीं है। 476 किलोमीटर बड़ा सिरिस पूरे एस्ट्रॉयड बेल्ट का 25% भार अकेले ही रखता है। ये इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ एस्ट्रॉयड न कहकर बोना ग्रह कहा जाता है। हालांकि इसकी पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना अब तक नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता है कि सिरिस अपना पथ भटककर पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी पर आने वाली तबाही का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आकलन करने के लिए हमारी पृथ्वी ही नहीं रहेगी। सिरिस की भयानक टक्कर से पृथ्वी का कोर तक फट जाएगा और पृथ्वी भी अनेकों छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट ही बन जाएगी। खैर, उम्मीद है कि मानव पीढ़ियों को कभी ऐसी त्रासदी देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।